हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं 22 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने, तो भैया हो जाओ बेफिक्र, क्योंकि आज का ये क्लास हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। और इस वीडियो को अगर आप देखकर 22 फरवरी को जाओगे तो इस बार हिंदी में 100 में 100 लाओगे, या 99 तो आपका पक्का ही है। अब आप कहेंगे सर जी सिर्फ बोलने से नहीं होता, मुझे भी पता है बोलने से कुछ नहीं होता, पढ़ना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आज हम क्लास 12 हिंदी में आपका 50 नंबर कंप्लीट कराएंगे। अब आप कहेंगे सर 50 क्यों, 100 क्यों नहीं? क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का जो खंड खा होता है, पूरे खंड खा को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अब खंड का जो होता है उसमें तो ज्यादातर चीजें फिक्स होती हैं। अब खंड खा में आपको जैसे आपका संस्कृत गद्यांश, पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, सबको एक ही वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टोटल हम 13 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो वायरल क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत गद्यांश पढ़ेंगे 7 नंबर, संस्कृत पद्यांश 7 नंबर, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, अपठित गद्यांश 5 नंबर का, ठीक है। शब्द युग्म 2 नंबर, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर, रस, छंद, अलंकार 6 नंबर, मतलब 2-2 नंबर का एक एक, पत्र लेखन 6 नंबर, निबंध आपका 9 नंबर। टोटल 50 नंबर के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, दैट्स अ स्पेशल वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम ऑफ यूपी बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत गद्यांश को, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत गद्यांश को और एक एक करके हम जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया सबको पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक है संस्कृत गद्यांश। ये आता है 7 नंबर का। इसमें होता कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, ये देखो संस्कृत का एक गद्यांश दिया गया। मैंने जो सबसे हार्ड वाला गद्यांश है आज मैंने लिया है उसको, जो आपको लगेगा थोड़ा टफ, लेकिन हम टफ को भी इजी बनाने का करते हैं हम काम, ठीक है। ये आपका जो गद्यांश है ये महामना मालविया चैप्टर का है और ये गद्यांश दिखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, सब कुछ मैं सब बताऊंगा आपको। देखो इसको करना क्या होता है, ये आपका हिंदी संस्कृत का एक गद्यांश दिया गया, इसको आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है। यानी कि सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी आपको लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं, प्रयास करते हैं हम लोग। देखो क्या है, हिंदी संस्कृत संस्कृताग्र भाषासु अस्य समानः अधिकार आसीत। यानी कि हिंदी संस्कृत और इंग्लिश भाषा पर, ठीक है, अस्य समान, इनका समान अधिकार आसीत था। तो इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। किसका? महामना मालविया जी का, ठीक है। आगे देखिए क्या है, हिंदुस्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोति। यानी कि हिंदू और हिंदुस्तान की उत्थानाय, उन्नति के लिए अयम, ये निरंतर प्रयत्नम करोति, प्रयत्न करते रहे, ठीक है। तो महामना मालवीय जी जो है वो हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षयो देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्री मालवीय वाराणस्याः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम करोत्, ठीक है। संस्कृत है भाई, थोड़ा समझ के आपको चलना है। तो शिक्षयो यानी कि शिक्षा द्वारा ही, देशे देश का, समाज का, च नवीनम यानी कि नवीन, जिसको हम लोग बोलते हैं नवीन, प्रकाश का उदय होता है, ठीक है। यानी कि इनका मतलब था शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालविया वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना की, और इसीलिए श्री महामना मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी, जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। देखो आगे, और ये खुद नहीं बनवाए थे, ये लोगों से कुछ मदद मांग के इन्होंने बनवाया इसको, ठीक है। देखो, अस्य निर्माण आए, यानी कि इसका जो निर्माण है, इसके निर्माण के लिए अयम, ये जनान धनम, यानी कि लोगों से इन्होंने धन आयाचत मांगा, जनाश्च, और लोगों ने महत्यस्मिन, यानी कि लोगों ने महान ज्ञान यज्ञ में
प्रभुतम, प्रभुत मतलब बहुत ज्यादा, धनमस्य धनम, धन पर्याश्चन दिया, ठीक है। और इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर मात्रा में धन दिया, ठीक है। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानाः दानशीलताया, ठीक है। यानी कि तेन और इनके द्वारा निर्मितो अयम, इन्होंने बनवाया, विशाल विश्वविद्यालय, ठीक है। भारतीयाना, जो भारतीयों की, ठीक है, दानशीलता, और श्री मालवीय जी की यश, जिसको हम लोग बोलते हैं यश की प्रतिमूर्त के रूप में विभवती सुशोभित हो रहा है। और जो इन्होंने बनवाया विश्वविद्यालय, इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। मतलब इसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है भाई, दान नहीं मिलता तो कहां से बनवाते, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, साधारण स्थिति को यानी कि साधारण स्थिति का मनुष्य भी, ठीक है, जना महता अत्सोहन, यानी कि वो लोगों में उत्साह, मनस्त्विता, पौरुषेण और बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ चा असाधारणमपि, असाधारण कार्य कर्तु क्षमा, उन्होंने सक्षम होता है, ठीक है। इत्य दर्शयत, और ये बुद्धिमानों में मनीषी मूर्धनता मालवीय, और जो मालवीय जी हैं वो उन्होंने दिखा दिया अपनी बुद्धिमानी, ठीक है। तो इनका कहना है कि साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है। जो साधारण इंसान है वो भी अपनी बुद्धिमानी और पुरुषार्थ से कोई भी ऑर्डिनरी, कोई भी असामान्य कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है। और इसको बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया, ठीक। आगे देखिए, एत दर्श मेव, इसी कारण लोगों ने जनास्त, लोगों ने महामना इत्युपाधिना, यानी कि पुकारना, अभिधा मारबधवंता। देखो भाई संस्कृत है मेरा थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। तो इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, देखो थोड़ा सा इसको समझना था। आप लोग कहेंगे सर इतनी देर आपने यही बताया, अरे भैया समझना पड़ेगा क्योंकि इसको जाके लिखना है। अब इसको सॉल्व कैसे करें इसको समझो। देखो जब भी आप संस्कृत गद्यांश को सॉल्व करें, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, वो तो मैंने आपको हिंदी की कॉपी लिखने में सिखा दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी, जैसे यहाँ पे पहला वर्ड है हिंदी, तो ऐसे हिंदी लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। फिर डॉट डॉट करके, देखो आपको वहां पे 2 गद्यांश दिए जाएंगे, करना एक ही होगा। अब डॉट डॉट करके जो इसका लास्ट वर्ड है, देखो लास्ट वर्ड क्या है, थोड़ा भाई बड़ा है, अभिधा तुरा तुमारब्धवंता, ठीक है, इसको हमें लिख देना है। इसको इसलिए लिखते हैं ताकि प्रॉब्लम्स हमें आगे चलकर ना हो, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे थोड़ा इधर से, क्या लिखेंगे, अभिधा तुमारब्धवंता, ठीक है, थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसको ऐसे लिख देंगे। आप तो देख के लिखेंगे, तो इसको ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको संदर्भ लिखना है, क्योंकि ये चीजें संदर्भ के साथ आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। तो प्यारा सा खूब सुंदर सा हेडिंग डालेंगे संदर्भ। इसमें लिखेंगे पाठ का नाम जो आपको लिखना होता है। ये आप लोग कलरफुल पेन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, ब्लैक एंड ब्लू सिंपल पेन, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी, थोड़ा सुंदर आप लिखिएगा भाई, हम सुंदर नहीं लिख पाए, ठीक है, क्योंकि हमें क्लास चलानी है, थोड़ा लंबी क्लास है। हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब ये कौन सा भाग है भाई, ये संस्कृत भाग है, तो इसको लिख देंगे संस्कृत भाग, संस्कृत भाग, ठीक है। तो संस्कृत भाग में संकलित, अब आपको पाठ का नाम लिखना है। हमारे पाठ का नाम है महामना मालविया, तो इसको लिख देंगे खूब सुंदर सा, महामना मालविया, ठीक है, मालविया, ठीक, ऐसे हम इसको लिखेंगे। नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। फिर हम हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा अनुवाद, और जो अनुवाद लिखेंगे, क्योंकि आपको संस्कृत के साथ हिंदी अनुवाद लिखना होता है, तो इसको हम जो बताया था मैंने वही लिखना है,
मैं पढ़ते हुए जा रहा हूं क्योंकि मैंने हिंदी मीनिंग पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, देखो क्या है, इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया। इनके द्वारा बनवाया हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्त की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, मतलब जो साधारण स्थिति का मनुष्य है वो भी महान उत्साह और बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। मालवीय जी को महामना मालवीय कहा गया। ठीक है, बस हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना महत्वपूर्ण पद्यांश। गद्यांश हो गया, हमने संदर्भ लिखा, हिंदी अनुवाद लिखा, बस। चलिए पद्यांश को देखते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश जो है ये भी हमारा 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का आता है। इसमें देखो क्या है, जैसे देखो ना चौरे हार्यम, ये हमारा सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। मैंने आपको बताया है कि सुभाषित रत्नानी चैप्टर जो है इसी से पद्यांश आता है। 1-2 श्लोक और है, उसको पढ़ लेना और सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लेना। मैं बार बार कहता रहता हूं। देखो ना चौरहार्यम, ना राजहार्यम, ना भ्रांतर भाज्यम, ना चाभार्यकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। मतलब इसमें विद्या के बारे में बताया गया। देखो ना चौरहार्यम, ना चोर चोरी कर सकता है, ना राजहार्यम, ना राजा छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम, ना भाई बांट सकता है, ना चाभारकार, और ना ही ये भार होता है। व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम, और लगातार खर्च करने से ये बढ़ता रहता है। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या जो रूपी धन जो है वो समस्त धनों में प्रधान है। यानी कि विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, क्योंकि ना तो इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही ये बोझ बनता है। और जितना ज्यादा आप खर्च करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप किसी को विद्या दे रहे हैं तो आपके अंदर विद्या बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखना। अब देखो इसको भी सॉल्व करने का सेम वही प्रोसेस है। पहले तो हम ऐसे लिखेंगे ना चौरहार्यम, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट कर दिया। अब लिख दो सर्वधन प्रधानम। ठीक है, सर्वधन प्रधानम, ऐसे मैंने लिख दिया। अब संदर्भ एक हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा, क्या डालेंगे? संदर्भ। ठीक है, ये हमारा हेडिंग रहेगा, संदर्भ। और लिखेंगे वही सेम प्रोसेस जैसे उसमें था। प्रस्तुत पद्यांश, इसमें चैप्टर का नाम बदलना है और पद्यांश लिखना है, गद्यांश मत लिखिएगा। पद्यांश लिखिए या श्लोक लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, भाई ये संस्कृत भाग है तो इसको हम प्यार से लिख देंगे संस्कृत भाग। ठीक है, संस्कृत भाग ब्लेक्शे में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। ठीक है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। वही सेम प्रोसेस, नामक पाठ से अवतरित है, बस हो गया। वही सेम चीज। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब व्याख्या देखो, ना चौरहार्यम, ना राजहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम, ना चाभार्यकारी, व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो देखो विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान यानी कि श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर उसे चुरा सकता है, ना राजा उसे छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना यह बोझ बनता है, अर्थात भार रूपी नहीं है। और खर्च करने से ये निरंतर बढ़ता जाता है, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा विद्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम हिंदी व्याकरण पे आते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा, बस हो गया। 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही करना होगा। जैसे देखो दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है हराना। वाक्य प्रयोग देखो, भारतीय सेना ने सन 1971 युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। तो देखिए जो दांत खट्टे करना है इस वाक्य में आ चुका है, वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो,
टोपी उछालना यानी कि बेइज्जत करना। वाक्य प्रयोग देखो, तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो। देखो ये भी आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है, तो इसमें कुछ नहीं होता, मैं इसको बिल्कुल इजी समझता हूं, सर्फ एक्सेल इजी वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पठित गद्यांश पे हम लोग आते हैं भैया, ये 5 नंबर का आता है। ये टॉपिक थोड़ा समझने योग्य है और इसमें कुछ नहीं है। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं है, मतलब आप पठित गद्यांश इसका नाम है। इसके नीचे गिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिए हैं 1 2 3, इसी से रिलेटेड। इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, यानी कि 5 नंबर का ये रहेगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। चलिए हम लिखते हैं। पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ना होगा खूब ध्यान से, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखो पढ़ो। चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि रास्ते में ही यात्री बीमार होकर मृत्यु प्राप्त हो जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ चलते थे। मतलब 4 लोग उठाते थे, रास्ते में गए, कोई थक गया तो उसके जगह पर दूसरा आ जाता था। ठीक है, 12-13 लोग रहते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पालकी का प्रयोग मेनली स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियां जल्दी थक जाती हैं चलते चलते। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी, जैसा आज दौड़ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसके नीचे क्वेश्चन है। देखो पहला, चलना किस किस का स्वभाव है? तो देखो मनुष्य, पानी, हवा और समय सबका स्वभाव है चलना। देखो लिखा है चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलता है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। ठीक है, तो वही लिख दो। दूसरा, पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? तो पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता था। देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखो पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। बस हो गया, इसका भी आंसर हो गया, सब इसी में मिल जाएगा। तीसरा, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? तो पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। अभी मैंने पढ़ा हमने। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखना है जैसे आपने संस्कृत गद्यांश में किया था, चलना मनुष्य डॉट डॉट दौड़ने लगी। मतलब इसका फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, चलना किस किस का स्वभाव है? तो मनुष्य, पानी, हवा, ये आंसर है भैया, इसको लिखना ऐसे, मनुष्य, पानी, हवा और समय का स्वभाव चलना है। दूसरा, 2 नंबर क्लियर, एक एक कर रहे हैं। पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? तो दूसरा, पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता था। बस हो गया आंसर। तीसरा, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? तो पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। बस हो गया। इसमें क्या था? इसमें आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, काम खत्म, आपका ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब शब्द युग्म आता है हमारा। शब्द युग्म क्या है? 2 शब्दों का जोड़ा, मतलब आपको सही अर्थ बताना होगा। जैसे देखो बात वात, इसका सही अर्थ क्या होगा? का है भात और दाल, खा है बातचीत और वायु, गा है हवा और पानी, घा है बाट और तराजू। तो इसका खा वाला ऑप्शन सही होगा। देखो बात का मतलब होता है बातचीत और वात का मतलब वायु। दूसरा, बहन, बहन, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। वाहन, बहन, इसका सही अर्थ क्या होगा? कौन कौन जानता है भाई कमेंट कर देना। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, अब शब्द अर्थ पे चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है, 2 नंबर का ये भी आता है। इसका मतलब अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसी को हम बोलते हैं शब्द अर्थ या अनेकार्थी शब्द। जैसे काम, काम को हम क्या क्या बोलते हैं? काम को हम कार्य बोलते हैं, कार्य। कामदेव बोलते हैं, कामदेव। आशय बोलते हैं, आशय। लाभ बोलते हैं, लाभ। लालसा बोलते हैं, मतलब कई नाम है इसके, 2 ही आपको लिखना है, मैंने 4-5 बता दिया। पद, पद को हम स्थान बोलते हैं, स्थान। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। पदवी बोलते हैं, पदवी। पैर बोलते हैं पद को, ठीक है, और भाग बोलते हैं। ये सब पद के नाम है। ठीक है, बस हो गया, यही लिखना है। क्या है इसमें? कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो एक टॉपिक को लेकर। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा उसी को लेकर मत बैठो 2-2, 3-3 घंटे। दूसरा पढ़ो, उसको सुबह उठकर याद करो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर। देखो जिसमें समान दूसरा, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान, यहां पे जिसके कर देना, जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द में आपके पास ऑप्शन है, का है अद्वितीय, खा है अतुलनीय, गा है श्रेष्ठ, घा है असमान। तो अद्वितीय बोलेंगे उसके समान, जिसके समान दूसरा नहीं होगा उसको अद्वितीय बोलेंगे, मतलब इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं।
दूसरा, जो बहुत कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे? का है बहुज्ञ, खा है सर्वज्ञ, गा है बहुश्रुत और घा है बहुपठ। तो जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ बोलेंगे, ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलेंगे, समझे। अब वाक्य संशोधन, नेक्स्ट टॉपिक 2 नंबर का ये भी आएगा। इसमें फंटेंस दिया जाएगा वाक्य, उसमें गलतियां भी दी जाएंगी, उसको सही करके लिखना होगा। जैसे देखो, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, इसमें गलती कहाँ है? इसमें सिर्फ आशीर्वाद गलत लिखा है। देखो कैसे लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद हो गया, कवित्री हो गया, अनेकों हो गया, ये सब काफी ट्रेंडिंग में है। तो आपके आशीर्वाद, इस तरह से आशीर्वाद लिखेंगे, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वाक्य संशोधन। दूसरा देखो क्या है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। यहाँ पे भी कवित्री में गलती है। 2 चीज ध्यान रखिएगा, एक तो कवित्री, एक अनेक वाला आता है, अनेकों लिखा रहेगा, अनेक करना होगा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है, प्रसिद्ध कवित्री है, इस तरह से कवित्री है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, ये वाक्य संशोधन हो गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट। अब हम रस छंद अलंकार को पढ़ेंगे, फिर पत्र लेखन, फिर निबंध। चलिए रस छंद अलंकार को देखते हैं भाई। देखिए रस में हमने एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। रस में ट्रिक होता है, जैसे रस का स्थायी भाव, हास्य रस आपको पता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। देखो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, रस छंद अलंकार, तीनों एक वीडियो में। आप लोग सर्च करो यूट्यूब पे, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने तीनों को एक ही टॉपिक में बताया है, और जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार हैं, सबको एक वीडियो में, तो उसको जाकर देख लेना, ठीक है। वैसे बेसिकली आज हम एक एक रस, एक एक छंद, एक एक अलंकार को पढ़ेंगे। देखो हास्य रस, अब ट्रिक क्या है इसमें, जैसे अस्थाई भाव के साथ हम ट्रिक बना सकते हैं परिभाषा। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने दूसरी तरह से याद कर रखा है, तो भैया जो आपको याद है वो लिखो। अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषा दिया रहता है, अलग अलग उदाहरण दिया रहता है। कोई जरूरी नहीं है जो सर जी बताएं वही लिखो, नो, आपको जो पता है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट मेरा काम है बताना। तो ये ट्रिक है। जैसे हास रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस कहलाता है। अगर करुण रस होगा तो हास की जगह पर शोक कर देना, हास्य की जगह पर करुण कर देना। उदाहरण देखो, उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशम, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ये जब हमारे शंकर भगवान जी का विवाह हो रहा था तब की ये पंक्तियां। कुछ लोग शंकर जी को देखकर थोड़ा हास्यमय होती हैं, वहां की लड़कियां या लोग, कि ये कैसे दूल्हे हैं। जैसे वो अपनी वेशभूषा में रहते थे, जानते हैं, सांप वाप लटका के, तो उसमें थोड़ा सा डरावना था, तो सब लोग देखकर वही कह रहे थे कि दूल्हा कैसा है, ठीक है। दूल्हा तो दूल्हा होता है, बस हो गया। ये आपका हो गया रस। छंद में मैंने सोल्ठा को लिया है। सोल्ठा में देखो एक एक रस, एक एक छंद, एक एक अलंकार को हम पढ़ने वाले हैं। देखो सोल्ठा अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें आपको उदाहरण के साथ मात्रा गिनना भी दर्शाना होता है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल भी आपको दूसरा याद है वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम्पल, राम स्वरूप तुम्हार बयान अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। इसमें पहला और तीसरा चरण जो है इसमें 11-11 मात्रा होंगी, दूसरे और चौथे में 13-13। देखो इसमें देखो ये दो मात्रा को व्यक्त करता है जो एस टाइप का है। तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11, और तीसरे में 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 होंगे। देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13, और इसमें देखो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपका सोल्ठा हो जाएगा। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ये दोहे का उल्टा होता है, क्योंकि दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 होंगे, दूसरे और चौथे में 11-11 होंगी। बस हो गया। नेक्स्ट यमक अलंकार। हमने अलंकार में यमक अलंकार को लिया है। देखो इसमें क्या है थोड़ा समझो। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, पेयर। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द के अर्थ अलग हो,
तो वहां पे यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब अलंकार में आपको स्पष्टीकरण लिखना होता है कि आखिर यहाँ पे कहाँ दो शब्द आए हैं, उसका अर्थ अलग अलग है, कैसे उसको लिखो स्पष्टीकरण में। स्पष्टीकरण का मतलब स्पष्ट करो। देखो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न है। देखो काली घटा का घमंड घटा मतलब काले बादल का घमंड घट गया, तो एक घटा का मतलब है बादल, देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्पष्ट, और दूसरे घटा का मतलब है घट गया या कब हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे, तो वो यमक अलंकार होगा। अब पत्र लेखन पे आते हैं। ये देखो पत्र लेखन। अब आप कहेंगे सर जी पत्र तो आपने दिखा दिया, किस टॉपिक पे है? देखो ये टॉपिक है अपने नगर की सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। मतलब आप जहां रहते हैं वहां पे आप सार्वजनिक भूमि पर कुछ अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस पर आपको पत्र लिखना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष गोंडा, हम नगर पालिका अध्यक्ष जो हमारे गोंडा के हैं उनको हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हम नगर पालिका अध्यक्ष गोंडा के ओरिजिनल नहीं लिख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखना। आप जहां से हैं उस एड्रेस को यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। विषय आपको क्या लिखना? अवैध कब्जे को हटाना। विषय आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं ये लिखना जरूरी है। तो पहले सेवा में जिसको आप लिख रहे हैं वो, फिर विषय, फिर मान्यवर लिखकर अपनी प्रॉब्लम बताएं। देखो हम लोहिया नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान कॉलोनी और आसपास हो रहे अवैध कब्जों की तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं। यहां सार्वजनिक भूमि पर कुछ शरारती तत्वों ने कब्जा कर लिया है और वे वहां पर गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस गैर कानूनी कार्यों में जुआ, नशाखोरी, शराब का अवैध व्यापार और कुछ हद तक वेश्यावृत्ति भी शामिल है। आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा, मारपीट व कॉलोनी वासियों के साथ गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इस कारण बच्चों और महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है और इन शरारती तत्वों को कुछ राजनीतिक संरक्षण मिला होने के कारण हम में से कोई भी इनके खिलाफ ज्यादा नहीं बोल पाते। मतलब कुछ राजनेता लोग इनके साथ हैं, इनका अभिन्न अंग है, तो इसीलिए हम इनको ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी समस्या पर, अब यहाँ आप अनुरोध करो, अतः आपसे निवेदन है हमारा कि हमारी समस्या पर ध्यान देते हुए यथाशीघ्र समाधान कराएं। शीघ्र कार्यवाही की आशा में दिनांक समस्त लोहिया नगर निवासी। देखो अकेले पत्र नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भाई ग्रुप में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख देना, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था हम लोहिया नगर कॉलोनी के निवासी, कई लोग हैं, मैं नहीं लिखा है, तो यानी कि कई लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना होगा पत्र लेखन। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया। अब हम निबंध लिखेंगे। वैसे पत्र लेखन का मैंने स्पेशल वीडियो अलग से भी बना रखा है, निबंध का भी मैंने बना रखा है। सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देखो। अब हम निबंध देखेंगे। निबंध मैंने लिया है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इस पर निबंध लिखेंगे हम लोग। निबंध लिखते समय हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले बताया, और इसमें प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग रहेगा और लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर रहेगा। बाकी बीच में जो रहेगा वो तो मैं बताने चल रहा हूं। देखो सबसे पहले प्रस्तावना। जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 31 ईस्वी में आप विभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। मतलब आपको प्रस्तावना में लिखना होता है जनसंख्या वृद्धि है क्या, इसके सबके बारे में। जनसंख्या, अब देखो पहले जब भारत विभाजित नहीं था, भारत पाकिस्तान सब एक ही थे, तब भारत की जनसंख्या सिर्फ 20 करोड़ थी। अब अकेले भारत में 139 करोड़ हो चुकी है, चिंताजनक है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। फर्स्ट सीमित भूमि और दूसरा सीमित आर्थिक संसाधन। मतलब जनसंख्या बढ़ी रहेगी तो भाई भूमि की कमी हो जाएगी, खेती नहीं हो पाएगी, होगी भी तो लोग खाने वाले बहुत रहेंगे। तो जनसंख्या में दो प्रॉब्लम है, सीमित भूमि और सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है और मातृभूमि की ये दशा लज्जा का विषय बन जाती है। ठीक है, मतलब शर्म आनी चाहिए, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। कंट्रोल, दया हम कंट्रोल करेंगे। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। क्या समस्या हो सकती है जनसंख्या से? देखो विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर भी आता है। आशा ये है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, परंतु यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो जाए तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती।
आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं, वो है सीमित भूमि की समस्या। मतलब भूमि की कमी हो जाएगी अगर जनसंख्या बढ़ेगी। भूमि बहुत हो, क्षेत्रफल बहुत हो, तो जनसंख्या बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कमा के खाएंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का सिर्फ 2.4% है, और जनसंख्या सिर्फ भारत में 100% में से 17% सिर्फ भारत की है। सोचो, क्षेत्रफल इतना कम, जनसंख्या इतनी ज्यादा। अतः जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना। अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो विकास देश का हमारे रुक जाएगा। ठीक है, आगे देखो। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है बताइए। देखो क्या कारण है इसके, हम बता रहे हैं। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्षीय गृहस्थाश्रम के लिए था। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले लोग घरों पे कम रहते थे, पत्नी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज कम होती थी, शारीरिक संबंध, तो उससे क्या होता था, बच्चे कम पैदा होते थे। अब बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पैदा कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोगों की लड़कियां पैदा होती हैं, वो लड़कों के चक्कर में तमाम सारे बच्चे पैदा कर देते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। गांव में कृषि योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं, जिससे गाँव का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। मतलब जो नई नई मशीनें आई हैं ना, उसने लोगों का रोजगार छीन लिया भाई। इस प्रकार सरकार द्वारा गांवों की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। उधर शहरों में स्वस्थ मनोरंजन के साधन स्वालभ होने से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग प्रायः सिनेमा या दूरदर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी, ये सब भी बढ़ाने में जनसंख्या कारण है। ठीक है, अब इसको नियंत्रित करने के उपाय क्या है। देखो कैसे हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य है। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, लो सेक्सुअल, मतलब लिमिटेड सेक्स करें। ठीक है, ये चीज है। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? देखो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अगर आप बायो पढ़ते तो आपको डीपली पढ़ना होता। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करें। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, इसके उज्जीवन से लोगों में संयम और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियां जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के गर्भ निरोधक औषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया। मतलब 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विवाह योग्य जब लोग हों तब उसकी शादी की जाए। दूसरा, सेक्सुअल एक्टिविटीज कम हो, थोड़ा लिमिटेड हो। बच्चे हम दो हमारे दो रहें, ज्यादा बच्चे नहीं हो। और थोड़ा सा अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी प्राचीन संस्कृति को थोड़ा सा पहचाने, क्योंकि पहले जो होता था उस तरह से रहोगे तो कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट में उपसंहार हेडिंग, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को गांवों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ ही साथ परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। तो ये आपका हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया आपका पूरा हिंदी यहाँ पे फिनिश होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक, तो स्टूडेंट आज का जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको इस वीडियो में 12th हिंदी के पूरे खंड खा को एक ही वीडियो में बताया। कुछ चीजें जानने वाली चीजें थी, कुछ समझने वाली चीजें थी, तो आप लोग समझदार हैं बाकी। तो इस वीडियो को आप लोग जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।